हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के। अब ये वीडियो जो है इसमें हम लोग बुक 1 के डेरिवेशंस लेंगे और अगर वीडियो लंबा होता है तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। अब चैप्टर 1 में जो डेरिवेशंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसमें सबसे पहला डेरिवेशन है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सेकेंड डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। और उसके बाद हम लोग गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस का डेरिवेशंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये जो टॉपिक है इसमें आप लोगों को सबसे पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको कोई भी पोजीशन गिवन है से 1 2 5, तो जो पोजीशन वेक्टर होता है दैट इज 1i + 2j + 5k। तो कुछ बच्चों को अगर पोजीशन वेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने बता दिया, आपको अगर पोजीशन पता हो तो सिर्फ i j k लगाना है। यहां पे अगर -5 है तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको i j k लगाना है, आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, हमें फाइंड करना है सपोज Q2 पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फाइंड करना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। Q2 पे फोर्स फाइंड करना है, तो दोनों को पॉजिटिव चार्जेस अज्यूम कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगा और इस फोर्स के डायरेक्शन में जो वेक्टर है दैट इज वेक्टर R, या यूनिट वेक्टर जो है दैट इज यूनिट वेक्टर R। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r²। ये फोर्स का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड में। जब हम वेक्टर में लिखते हैं तो यहां पे आता है यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखेंगे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये r² यहां पे लिखना मत भूलना। तो दिस इज K Q1 Q2/r³ इंटू वेक्टर R। अब यहां पे आप लोगों को जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नॉलेज होना चाहिए। ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है, ठीक है, तो थर्ड वेक्टर जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आप देखो एरो जो है वो ऐसा कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यू एरो चल रहा है, तो दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, तो ये थर्ड वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में जो है वो रिजल्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2, तो वेक्टर R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये जो वेक्टर R की वैल्यू है वो आप यहां पे रख दो, तो दिस इज K Q1 Q2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और क्योंकि ये जो R है वो इसी का मैग्नीट्यूड है तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको फोर्स फाइंड करना है 1 पे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, यहां पे R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे एक बात ध्यान रखना कि जो चार्जेस हैं उनको आप उनकी साइन के साथ ही रखोगे। अगर पॉजिटिव है तो प्लस रखो, नेगेटिव है तो माइनस रखो। ठीक है, और आपको ये याद रख सकते हो कि जिस चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है, जैसे अगर आपको फोर्स 1 पे फाइंड करना है, ठीक है, तो 1 - 2 है। अगर आपको 2 पे फोर्स फाइंड करना है तो इट इज 2 - 1। तो जिस चार्ज पे फोर्स फाइंड करते हैं उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग यहां पे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेशन। चलते हैं सेकंड डेरिवेशन की तरफ। तो जो सेकंड डेरिवेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले तो ये डाइपोल है, दिस इज -q + q। ठीक है, और जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई लाइन होती है इस लाइन को हम लोग एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहां पे आप लाइन बना दो, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सियल पॉइंट।
अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल का जो लेंथ होता है उस लेंथ को हम लोग 2l कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस हमेशा हम लोग सेंटर से लेते हैं, तो दिस डिस्टेंस इज r, और क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ l है तो पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज r माइनस l, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r प्लस l। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से हमने s पॉइंट का डिस्टेंस पता कर लिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बाहर की तरफ, दिस इज E1, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके वजह से डायरेक्शन होता है अंदर की तरफ, दिस इज E2। और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि वो नजदीक है, और E2 का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि चार्ज दूर है। अब E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज है ये, डिस्टेंस ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो KQ अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो चार्ज ये लेना है, डिस्टेंस ये लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। अब यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहां पे ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज नहीं रखना, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज ले लिया। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी दिस माइनस दिस, ठीक है, वेक्टर एडिशन है यहां पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 माइनस E2, ये मैग्नीट्यूड में है, तो दिस इज KQ R माइनस L का स्क्वायर माइनस KQ R प्लस L का स्क्वायर। यहां पे आप कॉमन निकाल लो KQ, और एलसीएम हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर हो, तो इसमें भी स्क्वायर होगा, और KQ बाहर चला गया, और यहां पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L का स्क्वायर यहां पे होगा, दैट इज R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर, और माइनस ऑफ दिस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, इसका स्क्वायर कर दो तो R स्क्वायर प्लस 2RL माइनस L स्क्वायर। बच्चों यहां पे मैंने माइनस साइन जो है वो अंदर इस स्क्वायर में मिक्स कर दिया, तो चेंज हो गई साइन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू KQ इंटू 2RL, और 2RL हो जाएगा 4RL, और नीचे है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। यहां पे हम इस 4RL को लिखेंगे 2Q इंटू 2L, सॉरी 2R इंटू 2L है, अब यहां पे हमने इसको 2R इंटू 2L क्यों किया है, क्योंकि Q इंटू 2L जो है वो डाइपोल मोमेंट होता है, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ इज डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा कि Q इंटू 2L को P लिख देंगे तो ये हो जाएगा KP, और ये 2R जो है इसको यहां पे लिख दिया, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। ये जो आंसर है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट का जनरल फॉर्मूला है ये, पर ज्यादातर केसेस में हमें जनरल फॉर्मूला यूज नहीं होता है, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला यूज होगा इफ R इज ग्रेटर देन L, या फिर हम इसको शॉर्ट डाइपोल कह सकते हैं। अगर डाइपोल लेंथ जो है वो छोटी है, ठीक है, और ये पॉइंट जहां पे हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर है, तो उस केस में क्या होगा, तो L को 0 कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, दिस इज 2kpr अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2kp बाई R क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है 2kp बाई R क्यूब। अब डायरेक्शन को अगर आप देखोगे, डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये, और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो वेक्टर P का जो डायरेक्शन है वो भी यहां पे है, तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो दिस इज 2kp बाई R क्यूब में यहां पे बस वेक्टर लगा देना है। ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करती है कि वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम लोग यहां पे माइनस साइन करते, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं।
तो ये डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। और इक्वेटोरियल लाइन जो होती है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर होती है। इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल पॉइंट। ये इक्वेटोरियल लाइन है और उसके ऊपर जो पॉइंट होता है इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। अब ये एल है और ये एल है, और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है एक्सटर्नल पॉइंट का, उसको हम लोग आर लेते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है, तो यहां पे डायरेक्शन जो है मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ बता दूंगा। थोड़ा इसको और सही कर लेते हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये भी बहुत गंदा बना है, चलो इतना बहुत है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1 और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू। और ये जो लाइन है, यहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और उसके ऊपर हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे तो दैट पॉइंट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। ये एस पॉइंट जो है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल, और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है दैट इज आर। तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी और ये लेंथ सेम होगी। दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पे भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो डायरेक्शन होता है दैट डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है E1 वो आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन जो होगा वो होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दिस इज E2। क्लियर है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब यहां पे बच्चों एक चीज ध्यान में देने वाली वो है कि E1 और E2 जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। चार्ज ये है, डिस्टेंस ये है, यहां पे भी चार्ज नेगेटिव है, डिस्टेंस ये है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से बना लिया, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसको E ले लेते हैं। तो KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज E। तो E1 और E2 इक्वल है और वो E के बराबर है। तो अब मैं अगर इस S पॉइंट को फिर से बनाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये S पॉइंट है और इस डायरेक्शन में E है, इस डायरेक्शन में भी E है, और ये दो एंगल थीटा है। अब ध्यान से सुनना, ये E है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा E cos थीटा, और इधर साइड हो जाएगा E sin थीटा। सिमिलरली ये E है, ये एंगल थीटा है, तो इधर हो जाएगा E cos थीटा, और इधर साइड हो जाएगा E sin थीटा, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2 टाइम्स E cos थीटा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी मैं डायग्राम में बना देता हूं कि ये जो डायरेक्शन है दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड इज 2E cos थीटा। अब देखो E की वैल्यू आपके सामने है तो वो रख दो, दिस इज 2 टाइम्स E की वैल्यू इज KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से हम लोग लेंगे। cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा L अपॉन दिस, तो ये L अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि चार्ज इंटू 2L डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। P की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू 2L, तो यहां पे हम लोगों ने Q इंटू 2L की जगह P रख दिया है, तो ये हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है। इसका पावर 1 था, इसका पावर रूट मतलब पावर 1/2 होता है, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2। अब यहां पे भी ये फॉर्मूला जो है ज्यादा यूज नहीं होता, 1% केस में यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इफ आर इज ग्रेटर देन एल है, अगर डाइपोल लेंथ जो है वो शॉर्ट है या पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, उस केस में एल को 0 कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी KP अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2
विच इज Kp अपॉन आर क्यूब। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायग्राम में आप फिर से आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट जब होता है, मैं आपको बता चुका हूं, जब ऑपोजिट होता है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज माइनस ऑफ Kp बाई आर क्यूब। यहां पे P है तो यहां पे भी P होना चाहिए, दिस इज माई मिस्टेक। तो आंसर इज Kp बाई आर क्यूब। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर हम समरी लिखते हैं, ठीक है, दोनों की एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे होता है 2 Kp बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल में होता है Kp बाई आर क्यूब, तो 2 टाइम्स हो गया। फिर एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, ये होता है एक्सियल में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, ये होता है इक्वेटोरियल में, ठीक है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चीजें होती है। बच्चों, मैं यहां पे आप लोगों को एक और डेरिवेशन बता देता हूं, दैट इज टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आप लोगों को 2 मार्क में आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक मिनट। तो यहां पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और एक डायपोल जो है हम लोग इसमें रख देते हैं एट सम एंगल थीटा। दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल है थीटा एंगल पे। ये थीटा एंगल जो है दैट इज बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। जो P है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो ये P और E के बीच में जो है एंगल इज थीटा। अब देखो, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड दैट फोर्स इज Q इंटू E। तो एक फोर्स इधर लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड है Q इंटू E, और नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स सेम लगता है Q इंटू E, बस उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये जो 2 फोर्सेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, और डायपोल जो ऐसा है उसको घुमा रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नेट फोर्स है वो हमेशा 0 होगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स किस पे, डायपोल पे। डायपोल पे नेट फोर्स जो है वो 0 होगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक जो है वो एक्स डायरेक्शन में, तो आई वेक्टर लिख सकते हो यूनिट वेक्टर, और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो माइनस यूनिट वेक्टर आई, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। पर टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा, एंड टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, देखो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। अब ये लेंथ 12 है, ये एंगल थीटा है, तो ये 12 cos थीटा हो गया, और ये हो गया 12 sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है 12 sin थीटा। तो फोर्स इज Q इंटू E एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 12 sin थीटा। और हमें पता है कि चार्ज इंटू 12 जो है वो डायपोल मोमेंट होता है, तो ये हो जाएगा P इंटू E sin थीटा। ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दिस इज P क्रॉस E, ठीक है। अब P वेक्टर जो है वो आपका ये डायरेक्शन में, E वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो जब आप P क्रॉस E करोगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये तो हो गया टॉर्क, किसने प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि हम कितना टॉर्क अप्लाई करेंगे टू रोटेट द डायपोल, तो टॉर्क अप्लाइड बाय अस इज माइनस ऑफ द टॉर्क अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग E क्रॉस P भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है टॉर्क का P sin थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू 0, 90 और 180 अगर आप रखोगे तो टॉर्क की वैल्यू 0 और 180 में 0 होगी, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क कितना हो गया 0। और 90 के केस में साइन 91 होता है, तो टॉर्क हो गया P। ये मैक्सिमम टॉर्क है, और ये 0 जो है वो मिनिमम टॉर्क है। अब बच्चों, यहां पे जो टॉर्क है वो 0 है, और फोर्स तो अभी हमने ऑलरेडी देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना होता है, 0। तो फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम के स्टेट होते हैं। डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज 0 और थीटा इज 180 डिग्री। पर थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 पे होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अब ये स्टेबल और अनस्टेबल क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और वेक्टर पी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा इज 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम लोग जब डायपोल को रोटेट करते हैं तो वापस अपनी जगह पे आता है, तभी हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर आप मान लो कि यहां पे ये डायपोल को रोटेट करोगे, ऐसा हो जाएगा, दिस इज थोड़ा ऊपर भेज दिया मैंने क्यू को और ये माइनस क्यू नीचे आ गया, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, फिर से जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और माइनस क्यू और प्लस क्यू इधर है, मतलब वेक्टर पी इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, थीटा 180 है, तो इस बार अब देखो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, माइनस क्यू यहां पे आता है, प्लस क्यू इधर आता है, तो फोर्स माइनस क्यू पे इधर लगेगा और प्लस क्यू पे इधर लगेगा। इस बार जो है ये पूरा घूम जाएगा, वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा है, ये पूरा घूम जाएगा। हम इसको ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये वापस नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इज इक्वल टू 180 जो है वो पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये तुमको न्यूमेरिकल्स में भी काम आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको फाइंड करना होता है वर्क डन टू मूव द डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का है, तो जब हम लोग चैप्टर 2 लेंगे या पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है चलते हैं गॉस लॉ पे। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को गॉस लॉ का स्टेटमेंट अच्छे से पता होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग जो है स्टेटमेंट बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो द फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε टाइम्स द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, अगर ये आपसे पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल चार्ज एंक्लोज्ड कितना है। En इज फॉर एंक्लोज्ड, तो फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं 1/ε टाइम्स द चार्ज एंक्लोज्ड। ठीक है, तो फ्लक्स जो होता है दैट इज द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द चार्ज विच इज एंक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस। ये तो हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको जो है मैं इसका प्रूफ बता देता हूं। तो गॉस लॉ का जो प्रूफ है, हमें ये प्रूव करना है कि फ्लक्स इज चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं यहां पे एक पॉइंट चार्ज लेता हूं और पॉइंट चार्ज के चारों तरफ मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया है। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे एट अ डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू इधर होगी, सब जगह होगी। तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर। यहां पे एक स्मॉल एरिया मैंने कंसीडर किया है ds, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी बाहर की तरफ। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 है, यहां पे थीटा इज 0, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया ds। बच्चों यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्टेटमेंट वगैरह भी बोर्ड एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग जो है स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो जो स्मॉल फ्लक्स है थ्रू द स्मॉल एरिया ds इज फ्लक्स इज E डॉट ds, या फिर आपको इसको E ds cos थीटा भी लिख सकते हो। थीटा 0 है तो cos 0 इज 1, तो E ds इज द स्मॉल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस या एंटायर स्फीयर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर स्फीयर इज इंटीग्रेशन ऑफ eds। ठीक है, यहां पे आप स्मॉल फ्लक्स eds है तो इसी का इंटीग्रेशन कर रहे, टोटल फ्लक्स मिलेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देंगे यहां पे चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है kq/r², और ds जो है उसको हमने ऐसे रखा है, तो kq/r² को साइड में कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ऐसे छोटे छोटे एरिया अगर आप सब जगह बनाओगे और टोटल एरिया फाइंड करोगे तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4πr²। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह पे हम लोग 4πr² रख देंगे, दिस इज kq/r² इंटू 4πr²। r² कट जाएगा, k की वैल्यू 1/4πε0 q इंटू 4πr²। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, उसको हम लोग चार्ज एनक्लोज्ड कह सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने गॉस लॉ को जो है प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए और उसका प्रूफ जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। और यहां पे हमें जो चीज गिवन है वो है लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से। तो यहां पे हम लोग जो है एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर लेते हैं, ठीक है, जो ऊपर नीचे कंटिन्यू है, और यहां पे एट ए डिस्टेंस आर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस जो है वो हमारा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। और अगर आप लोग जो है डिटेल वाला वीडियो देखोगे तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि गॉसियन सरफेस को कैसे हम लोग जो है पता करते हैं कि ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा या कैसा होगा। तो आप उसके लिए एक बार डिटेल वाला वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया और इसमें हम लोग 3 पोर्शन ले रहे हैं सिलेंडर का, टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट और कर्व्ड सरफेस। तो यहां पे एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं मैं ds, और एक एरिया मैं नीचे की तरफ ले रहा हूं और एक एरिया ऊपर की तरफ, ठीक है। और एरिया वेक्टर में बना देता हूं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहां पे एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि यहां पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, जो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बाहर की तरफ बता दिया है। यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज से बाहर और यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज से बाहर। यहां पे आप देख सकते हो एंगल इज 90 डिग्री, यहां पे एंगल इज 0 और यहां पे अगेन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहां पे 0, यहां पे 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। इस बार मैं यहां पे टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर की बात कर रहा हूं, अच्छे सुनना। पूरे सिलेंडर में से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले जब मैं यहां पे E डॉट ds करता हूं, ठीक है, अगर मान लो कि ये वाला सरफेस फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस में E डॉट ds करता हूं तो मुझे इस छोटे से एरिया से फ्लक्स मिलता है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और यहां पे फर्स्ट लिख दूंगा तो मुझे ये पूरे सरफेस से फ्लक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं E डॉट ds करूंगा और इंटीग्रेट करके सेकेंड लिखूंगा तो मुझे कर्व्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स मिलेगा, और E डॉट ds 3 लिखूंगा तो मुझे थर्ड वाले सरफेस से, टॉप मोस्ट सरफेस से टोटल फ्लक्स मिलेगा। अब क्योंकि E डॉट ds होता है E ds cos थीटा, और थीटा यहां पे फर्स्ट वाले केस में 90 और cos 90 क्या होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री और यहां पे एंगल 0 है, तो हम इसको लिखेंगे E ds cos 0। cos 0 1 होता है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, E ds। अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, यहां पे गलती से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू kq/r² मत रख देना, हमें ऑलरेडी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब यहां पे कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर जो है उसका हमें एरिया लेना है, और किसी को भी पता है कि कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 2πrh, और यहां पे हाइट जो है हम लोग सिलेंडर की l ले रहे हैं, दिस हाइट इज l, ठीक है। तो ये हो गया 2πrl। अब सामने जो है आप देख सकते हो, सामने यहां पे फ्लक्स लिखा हुआ है, दिस इज द फ्लक्स, और क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन है तो हमें ये यूज करना जरूरी है। फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ का हमें यूज करना पड़ेगा। अब चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, तो ये जो आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो आपको पता करना है। वायर तो इन्फाइनेटली लॉन्ग है, पर हमें सिर्फ इतने पोर्शन में कितना चार्ज है वो पता करना है। तो देखो, लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्बडा है, तो एल लेंथ में चार्ज कितना, क्योंकि यहां पे लेंथ जो है वो ये एल है, इतने पोर्शन में चार्ज कितना है। तो यूनिट लेंथ में अगर लैम्बडा है तो एल लेंथ में चार्ज कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा है, हमें चार्ज मिल जाएगा। तो ये चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई लैम्बडा एल, वो यहां पे रख दो।
तो दिस इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज सामने है ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू रहेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको आप चाहो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 के लैम्डा बाई आर भी कर सकते हो, वेर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको जो भी फॉर्मूला आप लोगों को याद रहता है वो याद रख सकते हो। अब एक बार बोर्ड में ये भी पूछा जा चुका है कि राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, और बच्चों को ये आया नहीं था। ठीक है, तो हाफ मार्क या 1 मार्क जो भी है बच्चों का कट गया था सबका। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख देना है। ये हम लोग यूनिट वेक्टर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलोंग आर है। अगर हमारे पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और आर डिस्टेंस यहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां पे यूनिट वेक्टर लिखते हैं। और अगर आपको ग्राफ पूछा जाता है कि ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, तो ई वर्सेस आर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ आपको बनाना होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो जो सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज शीट। तो हमारे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है और ये शीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। शीट इज पॉजिटिवली चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अब यहां पे भी हमारा जो गॉसियन सरफेस है, दैट सरफेस इज सिलिंड्रिकल, पर वो थोड़ा इस तरीके से है। ठीक है, तो ये सिलेंडर जो है वो इमेजिन करो आप लोग, जो एक प्लेन शीट है उसमें से पास हो रहा है। तो ये जो सिलेंडर है अपने अंदर जो चार्ज एंक्लोज कर रहा है वो इतना चार्ज है, ये वाला चार्ज। ठीक है, हमें जब गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे तो चार्ज एंक्लोज हमें फाइंड करना, तो इतने एरिया में चार्ज कितना है वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले ही कर लेते हैं। अब सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, दैट इज सिग्मा। तो यूनिट एरिया में अगर चार्ज सिग्मा है, तो इस एरिया को अगर मैं ए नाम देता हूं, तो ए एरिया में चार्ज कितना है। ठीक है, तो जो चार्ज एंक्लोज होगा दैट इज सिग्मा इंटू ए। ये हम लोग यूज करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से एट अ डिस्टेंस आर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस साइड में एक स्मॉल एरिया लेता हूं ds, जिसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ। यहां पे एक कर्व्ड सरफेस पे एक एरिया वेक्टर लेता हूं ds और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, और एक एरिया में इस साइड लेता हूं ds और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो उस साइड के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी। यहां पे भी थीटा की वैल्यू 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहां पे भी दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू 0, और यहां पे आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर के, सिलेंडर में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface या flux through the cylinder is देखो, अगर मैं फिर से इसको 1 नंबर देता हूं और इसको 2 और इसको 3, तो फ्लक्स को मैं लिखूंगा E डॉट ds इंटीग्रेशन 1 सरफेस का, फिर E डॉट ds इंटीग्रेशन 2nd सरफेस का, और फिर E डॉट ds इंटीग्रेशन 3rd सरफेस का। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सरफेस में एंगल कितना है, 0, तो E डॉट ds इज E ds cos थीटा, cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा E ds। सेकेंड वाले सरफेस में थीटा की वैल्यू 90 है, cos 90 0 होता है, तो ये टर्म हो जाएगा 0, और थर्ड वाले सरफेस में फिर से थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये फिर से हो जाएगा E ds। अब क्योंकि यहां से r डिस्टेंस पे ये है और यहां से r डिस्टेंस पे ये है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो ये दोनों टर्म एकदम सेम है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 2 टाइम्स E ds। अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसको हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds। सुनना अच्छे से, ये जो ds है वो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सरफेस है। अब फर्स्ट वाला सरफेस ये है और थर्ड वाला सरफेस ये। अब ds तो इतना सा है, और इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब टोटल सरफेस एरिया, और इस टोटल सरफेस एरिया को हमने नाम क्या दिया था, a। तो यहां पे मैं ds इंटीग्रेशन की जगह लिख दूंगा a।
और सामने है हमारे पास फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज सिग्मा इनटू ए, वो यहां पे रख दो। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हो यहां पे ये जो फॉर्मूला है इसमें कहीं पे आर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इनफाइनाइट शीट है, कितने भी डिस्टेंस पे चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ई वर्सेस आर का, तो दैट ग्राफ विल बी कांस्टेंट। और अगर यहां पे भी आपको पूछा जाता है कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर आर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, वो आर के डायरेक्शन में है, तो यहां पे सिर्फ आपको यूनिट वेक्टर लगाना है, ठीक है। अब हम लोग जो है लास्ट एप्लीकेशन गॉस लॉ की देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल, ठीक है, कंडक्टिंग शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग शेल। हॉलो कंडक्टर है, हॉलो स्फीयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे हमारे पास ये एक मान लो कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे होता है हमेशा, चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 3 जगह पे, एक आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक इनसाइड। तो सबसे पहले हम लोग आउटसाइड की बात करेंगे। सेंटर से आर डिस्टेंस पे मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो यहां पे मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है। और वो गॉसियन सरफेस बनाने के बाद मैं यहां पे एक स्मॉल एरिया लेता हूं, और एरिया वेक्टर डीएस बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना हो गया, 0। तो मैं लिखूंगा फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, या फ्लक्स थ्रू द स्फीयर भी लिख सकता हूं, ठीक है। फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। क्योंकि थीटा 0 है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ई डीएस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई डीएस। अब हमें ई की वैल्यू तो फाइंड करना है, तो यहां पे ई को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब ऐसे छोटे छोटे एरिया डीएस के आप ऐड करोगे तो आपको जो स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, उसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे ध्यान रखेंगे कि सामने जो है फ्लक्स है, और फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन सरफेस है, जो यहां पे आप लोगों को ये डॉटेड स्फीयर दिख रहा है, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, सपोज इसकी टोटल वैल्यू है Q, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो Q है। तो यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E की वैल्यू मिल जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप K लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में हमें आंसर मिलता है KQ बाई आर स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से ही होती है। तो जो स्फीयर है, जो शेल है, कंडक्टिंग शेल है, उसको हम अज्यूम कर सकते हैं एज इफ द टोटल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है KQ बाई आर स्क्वायर है। यहां पे मैं लिख देता हूं आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल मतलब स्मॉल आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाई आर स्क्वायर। अब जब हम लोग ऑन द सरफेस की बात करेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ऑन द सरफेस में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, और स्मॉल आर की जगह यहां पे कैपिटल आर रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी KQ बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड, इनसाइड द शेल। अब बच्चों यहां पे अच्छे से सुनना, अगर हमारा ये शेल है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और हमें पता है कि क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज कहां रहता है, आउटर सरफेस पे। अब हमें अगर अंदर किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, अंदर अगर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर मुझे यहां पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। इस गॉसियन सरफेस में मैं सब कुछ सेम करूंगा, डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ सेम, तो मुझे यही मिलने वाला है। चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज दिस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बस मेन चीज यहां पर है कि ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है।
कंडक्टर में चार्ज कहाँ रहता है? आउटर सरफेस पे। यहां पे अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज एंक्लोज्ड की वैल्यू हो जाती है 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना मिल जाता है? 0। तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ऑन द सरफेस इट इज के क्यू बाई आर क्यूब कैपिटल आर, और आउटसाइड इट इज के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोला ना मैंने, आर क्यूब तो नहीं बोला, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का, जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो दैट ग्राफ इज इनसाइड इट इज 0, तो यहां पे आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बता दो, और जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया, पहले 0 और फिर डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू और फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये स्मॉल आर है यहां पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। तो आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस, तीनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जो है रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ठीक है। तो यहां पे चैप्टर फर्स्ट के जो है सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमने कवर कर लिए, ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशंस कवर कर लिए। तो बच्चों अगर आप लोगों को जो है चैप्टर 1 के डेरिवेशंस सब समझ में आए हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करना ना भूलें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू।